डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस का भी जो चैप्टर है वो टीचिंग कराया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये लोकतंत्र जो अपना यूनिट है, ठीक है ना, लोकतंत्र, ये 17वां अपना जो 17 लेसन है और 17 लेसन का आज ये थर्ड पार्ट है। इस लेसन का थर्ड पार्ट यानी थर्ड वीडियो है ये, ठीक है ना, इसी लेसन का 17 लेसन लोकतंत्र का। तो आज का जो अपना है वो है लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ। लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र सब जगह होता है, लेकिन वहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ हो ताकि वह लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है, तब तो लोकतंत्र वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। मतलब वहाँ पे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य होता है वो वहाँ पे सफल हो पाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वहाँ पे लोकतंत्र के अकॉर्डिंग अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो वो कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जो लोकतंत्र के लिए हितकर होती है, जिसमें लोकतंत्र का विकास और विकसित होता है, वो और एक अच्छा लेवल है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए, ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि लोकतंत्र सरकार एक प्रकार से यथा प्रजा तथा राजा के बीच की संबंध की यहाँ पे बात करें तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था की परिस्थितियों की पहले हम पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये कि लोकतंत्र सफलता के लिए आवश्यक रूप से क्या कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि लोकतंत्र वहाँ पे सफल शासन संचालन हो पाए। तो पहला है नागरिकों का नैतिक उत्थान। नागरिकों का नैतिक उत्थान, ठीक है। ये अब इसको कैसे समझना है आपको मैं बता देता हूँ कि अगर लोकतंत्र के अंदर लोग अपने लोगों के द्वारा ही एक व्यवस्था जो चलाई जा रही है वो लोकतंत्र होता है, तो लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च आदर्श अपनाएं, यानी अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करें, अपनों से जो बड़े हैं, जो समाज में जो रहे, उन सभी के प्रति समान व्यवहार रखें। यानी नैतिक उत्थान का मतलब वो उनका जो नैतिक जो लेवल होता है, ठीक है ना, वो अगर सही है, अपना कर्तव्य पूर्ण रूप में निभाते हैं, ठीक है ना, और समाज में सभी के प्रति समानता का व्यवहार बनाए रखते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र जो होगा वह भी सफल होगा। क्योंकि लोग हैं वह वहाँ पे समाज की वैल्यू समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, स्वतंत्रता समानता उनका महत्व समझेंगे, और उनके जो कर्तव्य हैं उसके राज्य के प्रति, समाज के प्रति या बड़ों के प्रति किसी व्यक्ति के जो कर्तव्य, अगर वो व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करता है तो इस तरह से वो नैतिक रूप से वो उसका लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से वो जब अपने कार्य करेगा और अच्छे कर्म की ओर जब ध्यान देता है तो लोकतंत्र में ये बहुत फायदेमंद होता है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है, ठीक है ना, और अपने जो कर्तव्य के अकॉर्डिंग जो सही तरह का आचरण करता है, तो इस तरह से लोकतंत्र भी सही तरह से आगे बढ़ता है। क्योंकि लोग हैं वही तो लोकतंत्र की आधारशिला होती है कि लोग अच्छे हैं और व्यवहार अच्छा है, सही तरह से काम कर रहे हैं, तो ये लोगों का जो नैतिक उत्थान, ठीक है ना, नैतिक लेवल अगर अच्छा है तो लोकतंत्र स्वाभाविक रूप में वहाँ पे बहुत अच्छा पाया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे, यानी लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो दूसरा पॉइंट है शिक्षित व जागरूक जनता। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होना चाहिए। शिक्षित एवं जागरूक जनता, ये तो बहुत ही जरूरी है, आप समझते होंगे, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप कहीं पे भी जाओ, वहाँ की व्यवस्था है वह एजुकेशन के मुकाबले पिछड़ी हुई रहती है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, जहाँ पर एजुकेशन का माहौल होता है वहाँ पर वह जो व्यवस्था होती है वह सबसे अच्छे लेवल पे वहाँ पे विद्यमान होती है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पावर है, एक ऐसी सिस्टम व्यवस्था को बनाता है जिससे समाज और परिवार या जो देश है वो एक विकास की ओर बढ़ता है। यानी कहने का मतलब एजुकेशन एक ऐसा पावर मान लीजिए जो हर व्यवस्था को सही दिशा प्रदान करता है और उस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकता है। तो लोकतंत्र सफल हो, लोकतंत्र जहाँ पे भी जिस भी देश में अपनाया जा रहा है वहाँ पे लोकतंत्र है वह अपना जो कार्य सफल रूप में कर सके, उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षित व जागरूक जनता। जनता का सबसे पहले एजुकेटेड यानी जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक होंगे और बेसिक शिक्षा जब प्राप्त होगी, यानी जो वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, तो वहाँ पे लोकतंत्र का वे महत्व समझेंगे और लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र शासन है उनके प्रति उनका क्या कर्तव्य है, वह किस तरह से सरकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं और किस तरह से सरकार के प्रति रूबरू प्रत्यक्ष रूप में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, और क्या क्या अधिकार हैं। क्योंकि लोग जब पढ़े होंगे तभी तो उनको पता होगा कि मेरे लोकतंत्र के प्रति मेरे राजनीतिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक आर्थिक नैतिक रूप में मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या है। तो ये सब जानकारी उस व्यक्ति को तभी होगी जब वह पढ़ा लिखा हो और जागरूक हो।
तो लोकतंत्र सफलता के गारंटी के तौर पे ये जरूर पॉइंट एक महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र तभी एक बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था संचालन कर सकता है जब वहाँ पे जनता है वह पढ़ी लिखी, शिक्षित और जागरूक होती है। ठीक है ना, तो ये दूसरी यहाँ पे इसकी होगी कंडीशन या परिस्थिति मान लीजिए। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझना होगा। हर लेवल में, हर स्तर में अगर लोग आर्थिक रूप में सही नहीं है तो दूसरी सुविधाओं पे, दूसरी उसकी जो भी उसके लिए उपलब्ध अवसर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे नेहरू जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, दिन भर कमाने के बाद भी उसके परिवार का पेट नहीं भरता है, फिर उसको कोई कह दे कि आपको मत देने का अधिकार है, आपको नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो क्या मतलब उसकी, यानी जैसे उसके सामने आकर कोई कहे चलो कि वोट देने चलते हैं, अब वो जो दिन भर कमाने के बाद भी पेट नहीं भर पाता तो वो वोट देके क्या करेगा, उसको वोट दे क्या फायदा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है आर्थिक समानता जब होगी तो बाकी जो भी समानता है, जो भी स्वतंत्रता है, जो अधिकार है वो व्यक्ति के मायने रखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को आर्थिक समानता, आर्थिक जो स्तर है वो इक्वलिटी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब मुश्किल से कमा रहा है, दिन भर का दौड़ने के बाद पेट भरता है, तो वह जब उसके लोकतंत्र की बात आती है कि राजनीतिक सहभागिता की बात आती है तो वह कहेगा कि लोग मेरे लिए कि जैसे नॉर्मली अपनी कहावत होती है कि कोई मेरे घर पे बोरी डालने नहीं आएगा क्योंकि कमाना मुझे है, लोकतंत्र में वोट देके मैं क्या करूँगा। तो इसका ये मतलब है कि वोट देना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी क्या है, लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। अगर आर्थिक समानता होगी तो फिर इसी तरह कोई व्यक्ति है तो वो वोट देने जाए, क्योंकि वह एक दिन रेस्ट भी ले ले तो वोट देने जा सकता है, गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। तो ये कब होगा, जब व्यक्ति को अपने जीवन यापन की बेसिक सुविधाएं मिल सके, वह उसको रोजगार मिले और रोजगार के तरह इतना पर्याप्त वेतन मिले कि वह अपनी जो बेसिक नीड है वो पूरी कर सके। तो आर्थिक समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति सभी तरह की सुविधाएं, अधिकार होते हुए भी उसके लिए न के बराबर होगा, क्योंकि जब उसे समानता का अधिकार दिया हुआ, सम्मान का अधिकार दिया हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर तरह के अधिकार उसे जब प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे बेसिक वो कमा नहीं पाता है दिन भर दौड़ने के बाद भी, तो फिर वो दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा। तो इस तरह से उसका सम्मान, मर्यादा और अधिकार है वो वहाँ पे धूलमिल हो जाते हैं कि मुझे पैसे चाहिए ऐसे करके, तो फिर वहाँ पर उसको अधिकार का कोई महत्व नहीं, फिर वो गुलामी में आ जाता है, किसी के प्रभाव में हो जाता है। तो सबसे जरूरी क्या है, लोकतंत्र भी सबसे कहाँ सफल होगा, लोकतंत्र भी सबके लिए कहाँ सुलभ होगा, जब व्यक्ति की आर्थिक समानता हो, व्यक्ति को आर्थिक लेवल पर समानता स्थापित की गई हो। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि कॉल ने भी कहा है आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। बिल्कुल सही बात कही है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है कि राजनीतिक गतिविधियों में आप में भाग लेने का अवसर है, जैसे वोटिंग डालने का है, सार्वजनिक पद पे खड़े होने का है, इलेक्शन लड़ने का जो है, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। ये तभी महत्वपूर्ण होगी जब व्यक्ति को बेसिक आर्थिक जीवन है वो सही हो, वो कमा सके और कमाने के बाद उसको जो प्राप्त हो रहा है वो उसके जीवन के लिए प्राप्त हो, तब तो वो दूसरे पे ध्यान देगा, वरना उसके लिए बाकी कोई स्वतंत्रता मायने नहीं रखती। तो सबसे जरूरी है लोकतंत्र भी वहाँ पे सफल होगा जहाँ पर लोगों को आर्थिक समानता दी हुई हो। राष्ट्र के जो संसाधन है, राष्ट्र के संसाधन जहाँ से राष्ट्र को आय प्राप्त होती है, उनका सभी लोगों में समान वितरण होना चाहिए। इस तरह की जो समानताएं होगी तभी लोकतंत्र है आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए नागरिक स्वतंत्रता। इसके बाद आता है नागरिक स्वतंत्रता। तो ये आपको ध्यान रखना है, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो अब किसी राज्य, किसी क्षेत्र के अंदर रह रहा है, तो वहाँ पे उस राज्य के द्वारा उस व्यक्ति को वहाँ का नागरिक होने के नाते उसकी सदस्यता उसे प्रदान की जाती है। उस राज्य के द्वारा जो सदस्यता प्रदान की जाती है उसके तहत उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है कि वो कहीं पे विचरण कर सकता है, मतलब कहीं भी स्थान पर जा सकता है, किसी भी तरह का रोजगार वो जैसे लोकहित में वो कर सकता है, और उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने की पूरी तरह की जो स्वतंत्रता होगी। यानी नागरिक के तौर पे व्यक्ति को जो अधिकार होते हैं, जैसे वह सरकारी गतिविधियों में भाग ले सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, तो वह उस देश का नागरिक है, तो वहाँ की जो लोकतंत्री व्यवस्था में है वह उस राज्य का नागरिक होने के नाते उस लोकतंत्री व्यवस्था में भागीदारी हो सकता है। तो ये नागरिक स्वतंत्रता होती है। इसको और अच्छे देखें,
लोकतंत्र में शासन विचार द्वारा होता है, अतः सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब नागरिक स्वतंत्रता को और बहुत अच्छे से समझ लें। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। कोई व्यक्ति राज्य में रह रहा है तो उसे अपने राज्य के संदर्भ में विचार जो अभिव्यक्ति है वो उसे यानी राज्य के संदर्भ में उसके जो विचार है वो अभिव्यक्त कर सकता है, दूसरों से विचार विमर्श कर सकता है। और प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जो मीडिया होती है उसको भी स्वतंत्रता होती है उस राज्य में। साहित्य प्रकाशन की, सम्मेलन की, लोगों के संगठन होने की स्वतंत्रता होती है। और इस तरह से ये जो स्वतंत्रता होती है राज्य के द्वारा व्यक्ति को दी जाती है, ये नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसी तरह से व्यक्ति स्वतंत्र रूप में राज्य में जीवन यापन कर सकता है और अपना बौद्धिक स्तर वो बढ़ा सकता है। इस तरह की जो स्वतंत्रता होगी तभी लोकतंत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता नागरिक मिलकर ही लोकतंत्र को बनाते हैं। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखें तो 5वां पॉइंट है लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखित संविधान एवं प्रजातांत्रिक परंपराएं। ये देखना है। तो इसमें मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो यहाँ पे बात हो रही है कि लिखित संविधान तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी आपने देखा है लोकतंत्र सफल होगा, लोकतंत्र शासन व्यवस्था जरूर आगे बढ़ेगी जब वहाँ पर कैसी व्यवस्था हो, संविधान लिखित रूप में एक दस्तावेज रूप में हो। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो लिखित संविधान है, और जब भी लोकतंत्री व्यवस्था में कोई उपदा यानी कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो लोकतंत्री व्यवस्था का समाधान उस संविधान के अंतर्गत ढूंढा जाता है। तो संविधान लिखित होगा तो वह एक तरह से लोकतंत्र के लिए गाइडेंस के रूप में काम करेगा। लोकतंत्र है वह सफल होगा अगर वहाँ पर जो संविधान है वो लिखित रूप में उपलब्ध हो, और साथ ही साथ प्रजातांत्रिक परंपराएं हो, यानी लोगों के मन में इस तरह की विचारधारा हो जिससे कि लोगों का अगर प्रजा है वो लोक हित में काम करेगी और संविधान को प्रजा भी मानेगी। इस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था है वो चलेगी। तो लोकतंत्री व्यवस्था सफल हो इसके लिए क्या जरूरी है, देश में एक लिखित संविधान होना चाहिए और लोगों के मन में प्रजातांत्रिक भावनाएं और परंपराएं होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो देखिए अब हम 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 6 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है एक तरह से या आप समझ लीजिए वैसे इम्पोर्टेंट ही सब है। तो देखिए समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज में जब लोग रह रहे हैं तो उनके प्रति किसी तरह का भेदभाव न किया जाए, तब वे व्यक्ति समाज में जो भी काम होगा उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अगर भेदभाव होगा तो लोग आपस में बढ़ जाएंगे और कुछ व्यक्ति हैं वो राज्य के कोई भी गतिविधि में भाग लेंगे नहीं, क्योंकि ये पिछड़ापन हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सामाजिक समानता, यानी समानता पर आधारित जब सामाजिक व्यवस्था होगी, समाज ऐसा हो जहाँ पे समानता हो, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी लिंग, वंश, जाति, धर्म या समुदाय या किसी स्थान को लेकर लोगों के मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पर लोग कोई भी वहाँ पे समाज में रह रहा व्यक्ति तो उसे इस तरह के किसी भी असमानताओं का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह से व्यक्ति के मन में जब वह किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा तो उसके मन में देश के प्रति आस्था और विश्वास होगा, समानता उसके मन में बैठ जाएगी, तो वह देश के प्रति जो कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा और वह उसी समानता के तौर पर आगे जो होने वाली गतिविधि है, जो सामाजिक गतिविधियों को लेके या राजनीतिक गतिविधि है, तो उसमें भी वह न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। और उनका जो व्यवहार है ठीक है ना, वह कब बनेगा जब समाज की व्यवस्था कैसी हो, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था समानता पर आधारित चाहिए, यानी बिना भेदभाव के। जब आपको ही देख ले समाज में कोई ऐसी किसी के अगर भेदभाव करते तो वो व्यक्ति भी, वो समाज फिर अलग रह जाएगा, तो वो राजनीति में भाग लेगा ही नहीं। तो इस तरह से एक आदमी राजनीति से नहीं जुड़ता है तो धीरे धीरे उसमें लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। तो समाज में सभी जो व्यक्ति या समाज रह रहा है उन सभी के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे सभी को बराबर आगे बढ़ने के अवसर मिले। मेरे कहने का मतलब है कि सामाजिक समानता होगी तो लोग
आगे हर तरह की सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मिल रही है वो उन्हें प्राप्त होगी, बिना किसी भेदभाव के उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो इस तरह वे आगे से आगे राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और लोकतंत्र को एक सही रूप प्रदान करेंगे। तो लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए क्या जरूरी है, जो समाज है वहाँ का वो समानता पर आधारित होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो समाज में एकता की भावना होनी चाहिए। समाज में एकता की भावना होगी, यानी सब समाज के सभी व्यक्ति वह एकजुट होकर काम करेंगे, रहेंगे। तो इस तरह के उनके मन में जब एकता की भावना होगी कि हम सब मिलेंगे तभी देश का विकास होगा, हम भारत के वासी हैं, हमें सबने मिलजुल के रहना है और हमारी जो समस्या है उनका समाधान हम मिलजुल के करेंगे। तो इसी तरह की जब भावना होगी, ठीक है ना, ये समाज में जब एकता होगी तब लोकतंत्र के लिए चुनाव की बात आती है, तब सभी जो सही है वही फैसला लेंगे। इस तरह से जब एकता यानी संगठन में शक्ति होती है, तो जब एकता है तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही सही होता है, क्योंकि समाज की जब एकता होती है तो लोकतंत्र है वो सही रूप में, सकारात्मक रूप में आगे शासन व्यवस्था चलती है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट देख लीजिए। तो इस तरह स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जैसे आपको पता है ग्राम पंचायत वगैरह हैं, एक जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार, और सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, तो ये भी सरकार है। इस तरह से जब ग्राम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होगी तो मतलब छोटे स्तर पर व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों को जान पाएंगे, सरकारी पंचायत में जब भाग लेंगे तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों से ज्ञान होगा, यानी राजनीति के बारे में समझ आती है। तो इस तरह से वे यहाँ से लोकतंत्र की सीख और समझ लेते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है, सभी लोगों की भागीदारी होने से ये व्यवस्था होती है। तो लोकतंत्र के बारे में जो समझ है वो स्थानीय स्वशासन से लोगों में परिपक्व हो जाती है। तो स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। इसी बारे में अल्फ्रेड स्मिथ ने लिखा है कि प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान, प्रजातंत्र में अगर कुछ एक कमियां रह जाती है लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत, तो उस कमियों को निदान करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही समाधान हो, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी लेने का अवसर मिले, उनके द्वारा सरकार बनाने की सुविधा है वो उनके अकॉर्डिंग हो। तो इस तरह से स्थानीय जो व्यवस्था होती है, स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, वहाँ पे खुद ग्राम यानी गांव के लोग हैं वो सरपंच को वगैरह इनको सुनते हैं, ठीक है ना, यानी वे खुद अपनी सरकार बनाते हैं। तो इस तरह से ये लोकतंत्र का जो रूप है वह एकदम विशुद्ध रूप यानी शुद्ध रूप देखा जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था है सेंट्रल लेवल तक आती है तो वह एक तरह से लोकतंत्र के लिए हितकारी होता है, और ये व्यवस्था होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातंत्र को लोकतंत्र में छूट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील। न्यायप्रिय बहुमत और है सहनशील अल्पमत। अब इसको देखिए, लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था बनती है जो रहती है उनके प्रति लोगों को विश्वास होना चाहिए। यानी इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखें तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायप्रिय बहुमत और सहनशीलता यानी लोकतंत्र का अर्थ परस्पर विचार विमर्श और परामर्श द्वारा होता है, यानी लोग आपस में मिलकर विचार विमर्श कर वोटिंग करके सरकार चुनते हैं, तो वो लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है। तो विचार विमर्श बहुत जरूरी होता है। तो व्यवहार में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन होता है, यानी जो हमारे द्वारा जो जिसको वोट दिया जा रहा है उसमें जो पार्टियां हैं जो 50+1 यानी जो जितने वोट दिए गए हैं उसके आधे से कुछ एक अधिक वोट अगर कोई पार्टी लेके आती है तो वह पार्टी वो लोकतंत्रीय व्यवस्था में शासन चलाती है, यानी बहुतंत्रीय व्यवस्था, यानी जो पार्टी जिसको बहुमत होता है तो वो लोकतंत्र व्यवस्था की सत्ताधारी पार्टी होती है। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, या ये आशा की जाती है कि बहुमत को मनमानी करने के स्थान पर सदैव न्यायप्रियता का परिचय देना चाहिए, जिससे लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार की संज्ञा नहीं दी जा सके। यानी ये जैसे दो दल है लोकतंत्र में, समझ लीजिए कांग्रेस और बीजेपी, तो जैसे बीजेपी जीत गई है क्योंकि लोगों ने समर्थन दिया, वोट दिया ज़्यादा बीजेपी, तो बीजेपी सरकार आ गई। अब वो बहुमत वाली सरकार है तो उसे मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह बहुमत वाली सरकार है वो न्यायप्रियता के तौर पर यानी जो सही है उसी अकॉर्डिंग शासन करे, कानून व्यवस्था बनानी है, मनमानी नहीं करती है, तब तो लोगों का उस बहुमत वाली सरकार यानी लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता है। और क्योंकि जो सहनशीलता है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कोई अल्पमत है, अल्पमत यानी कोई जो मत में नहीं है, जो सरकार नहीं बना पाए, तो उसके प्रति भी सहनशील भावना होनी चाहिए। इस तरह से आगे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व शांति की स्थापना इसके द्वारा।
नेक्स्ट है लोकतंत्र तभी सफल होगा जब क्या हो, एक देश दूसरे देश के प्रति वफादार रहे, भाईचारे की नीति अपनाए, यानी विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो सभी देशों में इस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी, श्रेष्ठतम स्तर जाएगी। यानी विश्व शांति को लोकतंत्र बढ़ावा भी देता है और अगर लोग यानी विश्व अगर आपस में युद्ध नहीं लड़े, शांतिपूर्ण रहे तो लोकतंत्र के लिए सही होता है। अगर युद्ध होगा, राजनीति होगी, ठीक है ना, भयंकर अगर, तो फिर लोकतंत्र भी होते हुए भी न के बराबर होता है। तो विश्व शांति बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं, यानी नागरिकों के प्रति वो लोकतंत्र है तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप में नागरिक सेवा प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरह से ये जो हमने डिस्कस किए हैं वो, इसके अलावा और भी लिस्ट तो बन सकती है, लेकिन कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने समझा दिया है, अंडरलाइन अपने नोट कर लिया है कि ये ऐसी कंडीशन अगर किसी राज्य में है तो वहाँ पे लोकतंत्र है वह जीवित रूप में होगा और आगे से आगे बढ़े, यानी लोकतंत्र है वो सफल होगा। लोकतंत्री शासन व्यवस्था है वह एक रूप से श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचेगी। लोग उसी देश का एग्जाम्पल देंगे कि वहाँ की लोकतंत्री व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भारत में लोकतंत्र। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम लोकतंत्र के बारे में लगभग सब यहाँ पे समझ लिया कि लोकतंत्र क्या होता है, क्या प्रकार है, क्या विशेषता है और लोकतंत्र सफल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो समझ लिया। अब हम ये देखेंगे आगे कि लोकतंत्र के बारे में भारत में किस तरह की व्यवस्था है। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था किस तरह की है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है। भारतीय व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के अंतर्गत। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ समय पूर्व ही भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बाद ये जो संविधान बना और इसी तरह से संविधान लागू हुआ है, तो इस तरह से भारत में ये कौन सी व्यवस्था बनाई गई, किस व्यवस्था के अकॉर्डिंग संविधान बना और संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था भारत ने अपनाई। संविधान के द्वारा भारत में एक प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और प्रजातंत्र के आधार पर वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया। और ये क्या स्वीकार किया गया, वयस्क मताधिकार। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वयस्क मताधिकार ये एक लोकतंत्र की आधारशिला होती है। ठीक है ना, और भारत में वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत अपनाया बहुत ही जरूरी है। बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार दे दिया और लोकतंत्र में ये जरूरी होता है। तो भारत में इस तरह की व्यवस्था अपनाई गई। संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई और भारत में दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया जो भारत की जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर घोषित किया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हो गया और ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के बीच में सांप्रदायिक तनाव न हो, धर्म के बीच विवाद न हो, इसलिए भारत ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पे घोषित किया और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। और नागरिकों को शासन के हस्ते पर स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए और सबसे जरूरी क्या कर दिया गया, भारत में नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए। क्या दिए गए, नागरिकों को मौलिक अधिकार। और ये बहुत जरूरी होता है। अगर व्यक्ति को लोकतंत्री व्यवस्था में व्यक्ति को खुद के अधिकार मिल जाए तो वो व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, लोकतंत्र में भी सपोर्ट कर सकता है, तो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार मिले। इस तरह की व्यवस्थाएं भारत में हो, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप से एक लोकतांत्रिक संविधान है। इस तरह से मतलब बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वह आदर्श लोकतांत्रिक यानी जैसे मैंने पहले बताया कि एक अच्छा लोकतंत्र तभी होगा जब वहाँ पे लिखित संविधान हो। तो भारत में इस तरह के लिखित संविधान के अंदर बहुत सारी व्यवस्था की गई, मैं तो कुछ हाईलाइट यहाँ पे बताई है। तो इस तरह से भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है वह आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था संविधान में की गई उस अकॉर्डिंग भारत में एक अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था है वो स्थापित हो पाती है।
तो आगे देखें, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अंदर और बाहर, भारत और विदेश में भारतीय जनता की राजनीतिक जागरूकता के प्रति बहुत अधिक शंका व्यक्त की थी। लेकिन अब तक जिस शांतिपूर्ण ढंग से आम चुनाव संपन्न हुए, भारत की अशिक्षित जनता ने जब तक जिस विवेक के आधार पर अपने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नागरिक एक प्रजातांत्रिक देश के सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। और इस तरह के आचरण है वो लोकतंत्र में सही है उनके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि जो एक पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना तब होती है जब लोगों को उस प्रजातंत्र के प्रति यानी उस राज्य के प्रति विश्वास होता है, और जो सरकार बनती है वह भी उस लोगों के हित के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल भारत में देखे गए, और भारत ने इस व्यवस्था को स्टार्टिंग से ही स्वीकारा है, क्योंकि लोगों को इस तरह की व्यवस्था है ज़रूरत थी और ये व्यवस्था मिली है, तो ये व्यवस्था लोगों के हित थी, तो लोगों ने इस व्यवस्था लोकतंत्र को सपोर्ट किया है। और लगभग 49 वर्षों के समय में बार बार ऊंचे स्वरों में समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की घोषणा करके भी आर्थिक विकास की दिशा नहीं के बराबर। लेकिन कुछ कंडीशन जरूर है कि भारत में अभी तक लोगों को आर्थिक समानता पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। तो इस वजह से जब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि आर्थिक समानता होना जरूरी है, तो कहीं पे लोकतंत्र के बीच में कठिनाई आती है भारत में, तो वो ये है क्योंकि भारत में अभी तक आर्थिक समानता है वो सभी में लगभग बराबर नहीं हो सके। कुछ ऐसे जो बहुत पिछड़े हुए, कुछ सभ्य हैं। तो इस तरह से ये एक तत्व जरूर है कि आर्थिक असमानता है भारत में थोड़ा विद्यमान है, इस वजह से लोकतंत्र में कठिनाइयां महसूस होती हैं। इसी बारे में BK नेहरू ने कहा था कि विश्व के कम विकसित देशों में स्तर से भी यदि आंका जाए तो भारत सर्वाधिक निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे बात जो कही है, तो इस तरह से हम जैसे देखें तो भारत में लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का सामान्य अभाव है। लेकिन यहाँ पे अभाव का मतलब भी व्यवस्था है, लेकिन कुछ कमियां जरूर रहती है। इसी कारण राष्ट्रपति, एक राज्यपाल आदि पदाधिकारी व्यक्तियों के आचरण में सामान्य निरंतर विवाद होते रहते हैं। यानी लोगों के बीच में अभी भी कुछ सरकार जो रणनीति है वो ऐसी होती है कि वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करती है, तो इस तरह से लोगों के बीच में ये भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे लोकतंत्र के विरोध में कार्य भी कर लेते हैं, तो इसके जैसे हड़ताल, भूख हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन आदि प्रवृत्तियां हैं वह समय पर अधिक होती है, जैसे किसान आंदोलन वगैरह हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि सरकार वो लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वह कभी ऐसी नियम व्यवस्था बना देती है जो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है, तब वहाँ पर लोकतंत्री व्यवस्था के अकॉर्डिंग आचरण नहीं होता, सरकार नहीं चलती है, तो लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। तब वहाँ पे लोकतंत्र के बीच में ये बाधा है, ये समस्या पैदा हो जाती है। तो भारत में भी ये थोड़ा कहीं दिखा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत जनता लोकतंत्री व्यवस्था के प्रतिबद्ध है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र व्यवस्था को पूरे से हृदय दिल से कह सकते हैं आत्म सम्मान के साथ इसको अपनाया है, और भविष्य में किसी भी शासक वर्ग के द्वारा लोकतंत्र की अवहेलना का दुस्साहस नहीं किया जा सकेगा। इसलिए भारत को ये शासन है, मुझे लग रहा है कि वर्तमान और आगे फ्यूचर में यही व्यवस्था अब रहने वाली है, क्योंकि पहले जो राजा महाराजाओं की जो व्यवस्था थी उससे लोग अब मतलब जानकार है, समझ और उनको लगा कि सबसे सही व्यवस्था शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र है, तो उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया है भारत ने। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, और वह लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय। तो लक्ष्य क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए? तो मैं सबसे पहले बताया था कि एक तो सबसे जरूरी क्या है, आर्थिक और सामाजिक न्याय अगर लोगों को मिल जाए तब लोकतंत्र है वह कहीं पे भी आप देखिए लोकतंत्र वहाँ पे सही रूप में सफल होगा, ठीक है ना। तो लोकतंत्र सफल तब हो जब लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। ये लक्ष्य अगर किसी देश का है वो इसी आधार पर चलता है, तो लोकतंत्र वहाँ पे सफल होता है। तो भारत इसी दिशा की ओर गमन है। इस तरह से जो लोकतंत्री व्यवस्था है भारत में सुधार यानी कर्मकर और अच्छी होती जा रही है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और दुखद तथ्य है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ जरूर हैं आगे। तो भारत और भारतीय तपोभूमि में लोकतंत्र गहरा है, और लोकतंत्र इतना गहरा भारत के अंदर जम गया है कि यह लोगों के दिल हृदय तक विराजमान है और लोग इसको अपना रहे हैं। और इस तरह से यदि भविष्य में इसकी सफलता भारत और आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र सफल होगा, तो यही एक आधार है, इसको अपनाया जाए। तो इस तरह से आप देखा होगा भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट तर्क हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आपको ये रिलेशन है इससे संबंध में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ना, ठीक है ना। और तब तक ध्यान रखिए। और 12th से संबंधित अगर आपको 12th पॉलिटिकल से संबंधित वीडियो की प्रॉब्लम है कि 12th का कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा एक चैनल है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका चैनल का लिंक भेज दूंगा। तब तक आपको ध्यान रखना है कि इस लेसन के 3 पार्ट हैं, तो आप उसको पढ़िए। कुछ भी कंफ्यूजन है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।